हेलो फ्रेंड्स। अक्टूबर 8 जो है कि 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। जो हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर यहाँ देखने की बात करेंगे क्या है, तो यहाँ पे यह है कोलिजियन सिस्टम। हमने पहले डिस्कस किया है। कोलिजियन सिस्टम में ऐसा हुआ है कि जो जजों का एक ग्रुप होता है कोलिजियन सिस्टम, उसमें जो कि जज दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, मतलब उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं लेकर के जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट है। तो इस चीज़ को हम बस अपने न्यूज़ में अपडेट करते रहेंगे। और कोलिजियम सिस्टम क्या करती है, कैसे काम करती है, आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो प्रीवियस जो लेक्चर बने हुए हैं कोलिजियम सिस्टम पे, हाउ टू अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड जज ऑफ द हाई जुडिशरी, उसको आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है कि जो मिनिस्टर जो यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर है, वो जो है कि इंडिया में उनकी आए हुए हैं, और वो जो है कि चीज़ों को लेकर के बहुत सी चीज़ें बात किया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, वो जल्द से जल्द ही उसको सॉल्व करेगी। दोनों कंट्री इच्छुक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम कुछ फील्ड में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें ज़्यादा नहीं कस्टम ड्यूटी नहीं एक्साइज ड्यूटी लगे। और ये भी चीज़ है कि थोड़ा सा उनका जो पैरामीटर्स होता है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या होती हैं, तो वो आने वाली वीडियो में डिस्कस करें। लेकिन इतना बता दें, कस्टम ड्यूटी वो होती है जब किसी कंट्री में दूसरे कंट्री की गुड्स एंटर करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। उस पर टैरिफ भी लगता है, नॉन टैरिफ बैरियर भी जैसी कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो आता है वो है जो आपका वेस्ट केस सिनेरियो। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो 7% ग्रोथ रेट प्रिडिक्शन की जा रही है वो बुरी नहीं है, वो सही है। इस समय जो वर्ल्ड सिनेरियो में रिसेशन जैसी चीज़ें बात किया जा रहा है, तो उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है 7% अगर इंडिया की ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक की, तो वो बुरी नहीं है। क्योंकि जब 2008-9 का क्राइसिस देखने को मिला था, तो उस समय इंडिया भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 8 से 10% तक का किया था। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि अगर इतना भी करता है 7% के आसपास, तो उसमें गलत चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन कैसे होते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो इसमें क्वेश्चन का जो नेचर पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि कौन अपॉइंट करता है, इनका टेन्योर क्या होता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम टू द पॉइंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज़ है, आरबीआई ने एक लॉन्च किया है ई रूपी पायलट ये मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक ई रूपी, मतलब जो रुपया होता है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सचेंज करने की बात किया जा रहा है, जिसको अगर आप कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी की जा सकती है। ये देखिए, इसका एक आर्गुमेंट, इसका मतलब ये कंपैरिजन किया जाता है क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर के। तो आप हमेशा अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे या फिर कहीं सुनते होंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे आता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो। तो हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हालांकि इंडिया में वो लीगल नहीं है, और ये भी है कि बैन भी नहीं है। मतलब क्या, लीगल इसलिए नहीं, गवर्नमेंट या आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज नहीं की है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए। अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई कांड होता है उसको फ्रॉड को लेकर के, तो वो रिस्पॉन्सिबल ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी और ना ही आरबीआई होगी। तो इसलिए ना ही लीगल है और ना ही बैन है, राइट। दूसरी चीज़ ये आती है कि हम इसको टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट में इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा इशू आता है मैंडेट, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम हमें पता है कि क्या होता है, हम स्कूल में होते हैं तो जैसे ही स्कूल में जाते हैं सबसे पहले नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जो कि गाया जाता है, फिर उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। तो इसको लेकर के मध्य प्रदेश में एक ऐसा मतलब प्रोसीजर बनाए कि आप जितने भी गवर्नमेंट या फिर जितने भी स्कूल हैं एमपी में, सब में पहले नेशनल एंथम होगा। हालांकि तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस आप भी किए होंगे कि होता ही होता है। तो लेकिन ये भी हो सकता है कुछ ऐसे मिनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी स्कूल्स होते हैं उसमें हो सकता है कि नहीं गाया जाता हो, लेकिन इसलिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की। तो हम टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि नेशनल एंथम
किसने लिखा, पहली बार कब गाया गया, इसका ड्यूरेशन क्या होता है और हर एक लाइन का मतलब क्या होता है। क्योंकि नेशनल एंथम अगर आप उसको बारीकी से देखें तो हर लाइन का सिंधु जिसे कहते हैं जन गण मन नायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात, तो हर वर्ड का एक मीनिंग निकल करके आता है। हम इसका नेशनल एंथम में डेप में डिस्कस करेंगे। जो टू द पॉइंट में दूसरी आते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है टू द पॉइंट में कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, कब आया था, 2002 में आया था, वो फंक्शन कब से करना शुरू किया और इसके एम क्या होते हैं। तो उसने ये प्रोसीजर किया है कि जो ऑर्डर न्यू अगेंस्ट गूगल ने कुछ उल्टा सीधा काम किया था, तो उसको लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो उसने एक एडवाइजरी फिर जारी किया कि इसका फिर से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो गूगल है वो फेयर अपना जो कि बिजनेस नहीं किया हो, कुछ इस तरह की घपलेबाजी किया हो, तो इसलिए फिर से क्योंकि जांच किया था। रुपी ड्रॉप द बिलो 82 रुपीज। अब देखिए डॉलर की कंपैरिजन में इंडियन रुपीज की डे बाय डे जो कि वीक होती जा रही है, मतलब कि डिफ्लेशन होते जा रहा है, मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं है, परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या मतलब होता है, बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, घटता है तो कैसे घटता है। तो यहाँ पे देखने की ये जरूरत है कि आप अगर इंडियन रुपीज अगर वीक हो रही है अदर डॉलर की तुलना में, तो बहुत सी चीज़ों को डिस्क्लोज कर देता है बिना कहे ही। पहली चीज़ ये कहता है कि आपका जो एक्सपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका जो कि फॉरेक्स रिजर्व जो है, हमने फॉरेक्स रिजर्व पे भी वीडियो बनाया है, तो वो जो है कि आपका कम होते जाएगा। हालांकि हमेशा न्यूज में आ रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व है वो डे बाय डे जो कि कम होते जा रहा है। हालांकि आरबीआई या गवर्नमेंट है वो हमेशा मतलब ये कह रही कि नहीं हमारे पास सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व अपना जो कि क्रूड ऑयल में ही इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और आपको ये भी पता है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का हर एक व्यक्ति के पास इस समय बाइक कार वगैरह है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा भी आता कुछ नहीं तो वो एक बाइक ही खरीद लेंगे। इसलिए डे बाय डे जो है कि फ्यूल की डिमांड बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये के खतरे की घंटी भी है पोल्यूशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को लेकर के। दूसरी ये चीज़ है कि आंध्र प्रदेश में एक ट्राइबल्स कम्युनिटी है, उनको जो कि लाइवलीहुड के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना है। बम्बू जो होता है, बांस का जो होता है, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा हैप्पीनेस और उनके हेल्थ के लिए यूजफुल है। वो बम्बू को जो कि बहुत तरीके से अपने फूड हैबिट में और लिविंग हाउस के रूप में यूज करते हैं। तो उस ट्राइबल्स का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए मैं ट्राइबल्स का नाम यहाँ पे बता रहा हूँ। आपकी कोंडा रेड्डी आप मूवी में भी सुनते होंगे कोंडा रेड्डी, तो आपसे पूछ सकता है कि ये कम्युनिटी, हालांकि साउथ इंडिया में बहुत सी स्टेट में पाया जाता है, लेकिन अब एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कोंडा कम्युनिटी है, किस चीज़ से अभी न्यूज में थी, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा रहा वर्ल्ड फूड प्राइज। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वर्ल्ड पे, उसने कुछ ऐसा कहा है कि फूड प्राइस को लेकर के अपना कंसर्न्स जो कि इशू किया है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको डिटेल में टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो उसने भी ये कहा है कि वो अपने इंडेक्स एक जारी करती है फूड से लेकर के, तो उसने कहा कि 1.1% तक के फॉल घटा हुआ है। दूसरी चीज़ें आती है किक ऑफ द IDBI बैंक डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया है कि जो IDBI बैंक है इसका डिसइन्वेस्टमेंट करने है। डिसइन्वेस्ट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बैंक है उसका 100 रुपये है, 100 रुपये, और इसका शेयर ऑलमोस्ट मान लीजिए 80% जो है कि किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और 20% जो है कि आपका प्राइवेट के पास है, तो ये गवर्नमेंट अपने इसमें मान लीजिए IDBI का 100 रुपये के मान, तो अब ये कह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट जो है कि 25% जो कि इसका शेयर जो कि प्राइवेट को सेल कर देंगे। तो इसका अगर 25 कर देती तो आपका 55 के आसपास ऑलमोस्ट आ जाएगा, और इनका बढ़ करके जो कि आपका चला जाएगा 45 के आसपास। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये 100 यूनिट है, 100 यूनिट, और इसका शेयर होल्डर जैसे मान लीजिए कि इस समय जो कि
55% जो है कि गवर्नमेंट का है और 45% जो है कि प्राइवेट सेक्टर का। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको जो है कि अपना 5% और दे देगी, तो ये क्या होगा, ये अच्छा परसेंट दे दे, तो 51% जो है कि प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा और 49% जो है कि आपका गवर्नमेंट का हो जाता है। ये मतलब है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है कि वो रहेंगे, क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर, मिनोरिटी सेक्टर शेयर होल्डर जो रहेंगे गवर्नमेंट रहेंगे। इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। और जो शेयर डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है, डिसइन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हम अपने जो शेयर हैं उसको जो है कि और जो कि प्राइवेट हैंड में ट्रांसफर कर दे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा उसका, बस ये है कि शेयर कम हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही बनी रहेगी। दूसरा एक और वर्ड यूज होता है जैसे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। स्ट्रेटेजी डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, कभी जैसे मान लिया कि 80% शेयर होल्डर है किसी में गवर्नमेंट का, वो क्या करेगी कि एक बार 5% वो सेल कर देगी, फिर उसके बाद 2% सेल कर देगी, मतलब वो सोच समझ के डिसइन्वेस्टमेंट करना ही उसको स्ट्रेटेजी डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। यूपीएससी का एक एग्जाम हुआ था जिसको कहते हैं ईपीएफओ, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कमीशन करके, उसमें यूपीएससी ने पूछा हुआ था डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो मतलब यही चीज होता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ये है कि लेकिन शेयर होल्डर अपना प्राइवेट को ट्रांसफर कर देगी, फिर भी जो है कि 51% के ऊपर या 51% गवर्नमेंट का शेयर होल्डर रहेगा, गवर्नमेंट का राइट रहेगा। सो ये हमारा ब्रीफ में वीडियो रहा। एक बार हम और फिर से देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हम पहला टू द पॉइंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम देखेंगे इसमें FAO फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर ई-रूपीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारा नेशनल एंथम को लेकर के होगा कि नेशनल एंथम कब, कहाँ, कैसे, कितने टाइम ड्यूरेशन में गाया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।